हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। दिस इज आर पार्ट 2। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 46। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एमएम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। इस बैलेंस शीट को पहले आपने अच्छे से रीड करना है ताकि आपको आइडिया हो आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में अप्रोच करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जो कि पहले था 4 लाख और बाद में हो गया 5 लाख। इट मीन्स आपने नए शेयर्स को इशू किया होगा तो ये आपकी फाइनेंस एक्टिविटी में इनफ्लो आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका हमारे पास नोट नंबर 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो अमाउंट है ये अमाउंट को हम कट कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। हमें अगर रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में जानना है तो हमें नोट नंबर 1 में जाना पड़ेगा। तो आओ देख लेते हैं नोट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 1 में आपको दिया हुआ है सरप्लस, दैट मीन्स बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या होता है जी, ये वो वाला प्रॉफिट है जो प्रॉफिट आपके वर्किंग नोट में यूज होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये कैसे निकलता होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो आई थिंक आपको पता होगा, इसको आपने वर्किंग नोट में सबसे ऊपर लिखना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेक्स्ट आइटम हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसका भी हमारे पास नोट नंबर 2 है। तो हमारे लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है, हमें नोट नंबर 2 में जाके चेक करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दिया हुआ है। तो आओ देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमें दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स, जो पहले 4.5 लाख के थे और अभी भी 4.5 लाख रुपए के हैं। इट मीन्स कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से नीचे चेक कर लो, आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स 12% डिबेंचर्स। इट मीन्स ऐसे डिबेंचर्स जो इस साल रीपे होंगे वो हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शो होते हैं। इट मीन्स पहले हमारे पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स होंगे जो इस साल रीपे होके 4.5 लाख रुपए के रह जाएंगे। आपको 50,000 रिडम्पशन करना पड़ेगा डिबेंचर्स का, और जो हमारे फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आप इसको नेगेटिव शो करोगे। प्लस एक बात ध्यान रखना, आपके पास ये 12% लिखा हुआ है। इट मीन्स इट इज यूर ड्यूटी, आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। तो आपको 12% के हिसाब से 4.5 लाख का देना पड़ेगा, प्लस 12% के हिसाब से इस 50,000 का भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के लास्ट में एक एडजस्टमेंट दी हुई है। तो आओ देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022। ये बोला गया आपको कि आपके जो डिबेंचर्स हैं उनका रिडम्पशन 31 मार्च 2022 को है। इट मीन्स इंटरेस्ट मिलेगा ओपनिंग डिबेंचर्स पर, जो वैल्यू ओपनिंग में शो हो रही है उस पर डिबेंचर मिलेगा। इतना आपको आई थिंक पता होगा। तो ये हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी डील हो गई है। आओ देखते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और उसका भी नोट नंबर 3 दिया हुआ है। तो हमारे लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है, हम इसे कट कर देंगे और चेक करेंगे नोट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो आओ चेक करते हैं। नोट नंबर 3 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो पहले थे 50,000 और बाद में हो गए 1.5 लाख। इट मीन्स इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये हमारे फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो होगा। इसके अलावा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स 12% डिबेंचर्स, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हमें ये क्या शो कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया गया था आपको, जिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन इस साल होगा वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कैटेगरी में ना आकर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की कैटेगरी में चल जाएंगे, क्योंकि उनका रिडम्पशन इस साल होने वाला है। इट मीन्स पहले हमारे पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे जो अब हमारे पास 4.5 लाख रुपए के रह गए हैं। आपने 50,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन इस साल करना है। तो आप देख लो, 50,000 ओपनिंग था और क्लोजिंग में आपके पास नील हो गया। इट मीन्स आपने इनका रिडम्पशन कर दिया होगा, और प्लस आपको इनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इनहेरेंट होता है, ये छुपा हुआ होता है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इसका नोट नंबर 4 है। तो इसलिए ये अमाउंट हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हमें जाना पड़ेगा नोट नंबर 4 पे। तो आओ चेक करते हैं नोट नंबर 4 में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए क्या दिया हुआ है। तो नोट नंबर 4 में दिया हुआ है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग फिगर है 90,000 और क्लोजिंग है 70,000। चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इसकी एक एडजस्टमेंट दी हुई है। हमें बोला गया है
टैक्स ₹70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको इस एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसका भी हमारे पास नोट नंबर 5 है। इट मीन्स ये वाली अमाउंट भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो आओ चेक करते हैं नोट नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 5 में हमारे पास लिखा पड़ा है मशीनरी, और मशीनरी शुरू में थी 8,21,000 की और बाद में हो गई है 12,03,000 रुपये की। और साथ ही साथ हमें इसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो था पहले 1,01,000 और बाद में हो गया 2,00,000। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में मशीनरी का अकाउंट नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनेगा। आप सिंपली क्या बोलोगे, मशीनरी पहले 8,21,000 की थी और बाद में बढ़कर 12,03,000 की होगी। इट मीन्स हमने नई मशीन परचेज की होगी। इट इज़ आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये हमारा आउटफ्लो होता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव शो करेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन पहले 1,01,000 था और उसके बाद 2,00,000 हो गया। इट मीन्स इस साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 99,000, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट आइटम है इनटेंजिबल असेट्स, और इसका भी हमें नोट नंबर 6 दिया हुआ है। तो हमारे लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है। हम चलते हैं नोट नंबर 6 पे और देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 6 में आपको दिया हुआ है गुडविल, जो पहले थी 30 और बाद में होगी 20। इट मीन्स आपने क्या किया होगा, इट मीन्स ये शो कर रहा है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और जो कि हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, ऐड होता है। तो आई थिंक आपको पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो थी पहले 75,000 और बाद में होगी 1,00,000। इट मीन्स हमने नई इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी और ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है और हमने परचेज किया होगा, तो ये आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट आइटम है, आपको पता होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है जी, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है। तो आप इस 50,000 को और 60,000 को कट करके इसी के अंदर ऐड कर सकते हो और आप कह सकते हो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 1,20,000 और आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 1,40,000। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इसी के अंदर क्लब कर दिया और मैं कह सकता हूँ मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है 120 और मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 140। तो मैं जब क्वेश्चन में इसको लास्ट में लिखूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट के अंदर लिखूंगा, तब मैं ओपनिंग फिगर में लिखूंगा 1,20,000 और बिल्कुल लास्ट में क्लोजिंग में लिखूंगा 1,40,000। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट आइटम है इन्वेंट्रीज, और इसका भी हमें नोट नंबर 7 दिया हुआ है। तो हमारे लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है, इसे हम कट कर देते हैं और चेक करते हैं नोट नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। तो आओ देखते हैं। नोट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, जो पहले था 45,000 और बाद में हो गया 1,07,000। तो आप कह सकते हो आपके करंट असेट्स इंक्रीज हुए हैं, और जब भी आपके करंट असेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते हो। तो हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट को सॉल्व करके आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पेस्ट करना है, और उसके बाद जितनी भी आइटम्स आपके पास बैलेंस शीट में बच जाती हैं, 1 बाय 1 सभी आपने पोस्ट करके इस क्वेश्चन को डन करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन को पहले रीड करना है, अच्छे से एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है, और उस एडजस्टमेंट को पहले आपने पेस्ट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल रह जाता है। आपने हर आइटम का जो ट्रीटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने क्या करना है जी, डील करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अच्छे से और देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमें जो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं हम उसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022। तो आप देखो हमारे पास डिबेंचर्स में क्या दिया हुआ है। डिबेंचर्स पहले हमारे को दिखा रहा है 4.5 लाख और बाद में दिखा रहा है 4.5 लाख, लेकिन मैंने आपको बताया था नीचे आपके पास लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स,
यानी कि 12% डिबेंचर्स 50,000 से नील हो गया। इट मीन्स हमने क्या किया होगा, हमने 50,000 डिबेंचर्स का क्या किया होगा, रिडम्शन किया होगा। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर। तो आओ इसको लिख देते हैं अपने हमारी फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर, रिडम्शन ऑफ 12% डिबेंचर्स, रिडम्शन ऑफ 12% डिबेंचर्स। वो थे हमारे पास 50,000 और हमने रिडम्शन किया तो ये आउटफ्लो है। इट मीन्स ये नेगेटिव फिगर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, आपको हमेशा ध्यान रखना है भी आपको इसके ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट खुद से पे करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इन 12% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट बनता है 12% डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है 31 मार्च 2022 को। इट मीन्स इंटरेस्ट मिलेगा ओपनिंग डिबेंचर्स पर, इतना आपको पता होगा। तो आप चेक कर लो ओपनिंग डिबेंचर्स कितने थे। एक तो आपके पास शो हो रहा है 4.5 लाख, तो इसके ऊपर आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। तो आओ निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट बनेगा 4.5 लाख इंटू 12% पूरे साल का, तो ये बनेगा 54,000। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे डिबेंचर्स करंट मैच्योरिटी में है वो कितने हैं ओपनिंग में, 50,000। तो इसके ऊपर भी आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। तो इंटरेस्ट निकलेगा इसका 50,000 का 12%, तो ये बन गया 6,000। तो आप कह सकते हो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है डिबेंचर्स के ऊपर वो बनेगा 60,000। और ये कहाँ जाता होता है पता होना चाहिए आपको। जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे एक तो जाएगा फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा, और प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या होता है जी, प्लस होता है। तो इसका ट्रीटमेंट दो जगह आता है। तो आओ उसको अपने पेस्ट कर देते हैं। एक तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, और साथ ही साथ ये कहाँ आएगा, ये आएगा अपने पास फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर। वहाँ पे हमने इसको पे किया है तो हमारा ये आउटफ्लो है, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। $60,000 आउटफ्लो। तो लो जी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी हम उसे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास टैक्स ₹70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। और आपको मैंने बताया था जब भी आपके पास टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आती है तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना चाहिए। तो आओ बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। और प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें तो हमारे पास ओपनिंग में था 90,000 और क्लोजिंग में था 70,000। तो बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD हम लिख के उसमें टैक्स पेड ऐड कर देते हैं। तो आओ बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाय बैलेंस BD जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, और इसका ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 90,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस था टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस था इसका 70,000 और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था टैक्स पेड। टैक्स पेड कहाँ आता है जी, डेबिट में टू बैंक। ये क्या शो कर रहा है जी, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना था क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में दिया था हमें 70,000। तो आप अब बैलेंस करके बता सकते हो हमारे पास इस साल का प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड क्या होगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड कैसे निकालोगे, बैलेंस इन फिगर। तो इसको टोटल करोगे तो हमारे पास आएगा 1,40,000 और यहाँ भी 1,40,000। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास
50,000। तो इस अकाउंट को बनाने का बेनिफिट क्या है, ताकि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी। तो एक तो टैक्स पेड जाएगा, ये कहाँ जाता है जी, ये जाता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे टैक्स पेड में। और ये जो हमारे पास इस साल का टैक्स मेड है वो जाता है हमारे वर्किंग नोट के अंदर, जो हमारा वर्किंग नोट बनता है उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा वर्किंग नोट है, इसमें मैं ऐड करता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, इस साल का जो हमने फाइंड किया, और वो है 50,000। और साथ ही साथ टैक्स पेड जो जाएगा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में, टैक्स पेड, और वो था 70,000। डन सर। तो हमारी इस क्वेश्चन की दोनों एडजस्टमेंट हो गई है। कभी भी एग्ज़ाम में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करना चाहिए, इससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आइटम को लेना है और उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। तो आओ 1 बाय 1 आइटम को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जो पहले 4 लाख की थी और बाद में होगी 5 लाख की। इट मीन्स हमने नए शेयर्स को इशू किया होगा, तो ये हमारी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो लिखता हूं मैं इसको, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और ये कितना था, 1 लाख। और ये इनफ्लो है क्योंकि हमने नए शेयर्स को इशू किया है, हमारे पास पैसा आएगा। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका हमारे पास नोट नंबर 1 था, और नोट नंबर 1 में हमें दिया हुआ था सरप्लस। तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ था सरप्लस। इससे हमें पता चल जाएगा इस साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और ये जाता है हमारे वर्किंग नोट के अंदर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की बात करें तो करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट था 2 लाख का, और पिछले साल प्रॉफिट नहीं था, लॉस था 50,000 का, तो माइनस में आएगा 50,000। तो ये 2 लाख माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास जो इस साल का प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा जी, 2,50,000। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, आपके पास पिछले साल का लॉस दिया होता है या इस साल का लॉस दिया होता है, तो आपको प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे पास इस साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 2,50,000। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसका नोट नंबर था 2। तो आओ चेक करते हैं। नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 12% डिबेंचर्स जो हमने ऑलरेडी डील कर लिया है वाया एडजस्टमेंट, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं अगली आइटम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और इसका नोट नंबर है 3। नोट नंबर 3 के अंदर 2 आइटम्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स तो हमने कंसीडर कर लिया, अब रह गया सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देख लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 50 और बाद में हो गया 150। इट मीन्स इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये हमारे फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो वहां लिखते हैं इसको, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना था जी, 1 लाख। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इसका नोट नंबर 4 था। नोट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसे भी हमने एडजस्टमेंट के थ्रू पहले से ही डील कर लिया है, तो ये वाला आइटम भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसका नोट नंबर है 5। तो आओ चलते हैं नोट नंबर 5 पे। नोट नंबर 5 में हमें दिया हुआ है क्या जी, मशीनरी, और हमें दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो हम सीधा बोलेंगे मशीनरी 8,21,000 से 12,03,000 होगी। इट मीन्स हमने नई मशीनरी परचेज की होगी, और कितने रुपए की परचेज की होगी, 8,21,000 से 12,03,000 हो गए। इट मीन्स 3,82,000, 3,82,000 रुपीज़ की हमने नई मशीनरी परचेज की होगी। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो लिखता हूं उसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ मशीनरी।
मशीनरी कितना 3,82,000 और ये आउटफ्लो है क्योंकि हमने परचेज किया है। नेक्स्ट थी इसके अंदर नोट में दी हुई थी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 1,01,000 से 2,00,000 हो गया। इसका मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? इस साल का डेप्रिसिएशन होगा हमारे पास 99,000 जो कहाँ जाएगा? जो जाएगा नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आओ लिख लेते हैं अपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और वो होगा 99,000। तो लो जी ये वाली आइटम भी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है इनटेंजिबल असेट और इसका नोट नंबर क्या है? 6। तो आओ चेक करते हैं नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में हमें दिया हुआ है गुडविल जो पहले थी 30 और बाद में हो गई है कितनी 20। तो इसका मतलब हमने क्या किया होगा? एमोटाइज किया होगा गुडविल को और ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो आओ उसको लिख देते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कितना जी? 10,000। तो लो जी ये आइटम भी होगी। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो पहले 75 थी और बाद में 1,00,000 होगी। इट मीन्स हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया होगा। तो इसको मैं शो करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000। तो ये हमने परचेज किया है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारे पास आउटफ्लो है, नेगेटिव फिगर है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट और मैंने बताया था आपको करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और हमने इसे पहले ही सॉल्व कर लिया था। ओपनिंग में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट थी 60 जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होके कितने हो गए थे? 120 और क्लोजिंग में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट थे 50 जो कि हमारे क्लोजिंग में ऐड होके कितने हो गए थे? 140। तो आप कह सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग फिगर है हमारे पास 1,20,000 और क्लोजिंग फिगर है हमारे पास 1,40,000। तो इसको भी हम क्या करते हैं? हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कर देते हैं बिल्कुल लास्ट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग वो कितना था जी? हमारे पास 1,20,000 जो हमने दोनों को क्लब किया था 1,20,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने ऐड करके दिखाया था वो था 1,40,000 क्योंकि हमने इसके अंदर क्या किया था? करंट इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर दिया था क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। लास्ट हमारी आइटम थी इन्वेंट्रीज और इसका नोट नंबर 7 था। तो आओ चेक कर लेते हैं नोट नंबर 7 में क्या दिया हुआ था। स्टॉक इन ट्रेड जो पहले था 45 और बाद में हो गया 1,07,000। इट मीन्स इंक्रीज इन करंट असेट्स और जब भी हमारे करंट असेट्स बढ़ते हैं तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस करते हैं। तो आओ उसको माइनस कर देते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कितना जी? ये था 62,000। लो जी हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, जितनी भी आइटम्स थी सबको कंसीडर कर दिया। अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1 हमारा पूरा आंसर क्या आता है और लास्ट में क्या हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। अगर मैच होगा तो हमारे 6 नंबर पक्के हैं, अगर मैच नहीं होगा इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्किंग नोट था हम उसे क्या करते हैं जी? उससे सबसे पहले क्लोज करते हैं। तो आओ वर्किंग नोट के अंदर हमारे पास 2 ही आइटम्स थी तो इन सबको कंसीडर करने के बाद हमारे पास जो बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आएगा 3,00,000 और इसे हम हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कितना? 3,00,000। इसके बाद इसका टोटल करते हैं 60 + 99 + 10,000 करोगे तो आएगा 1,69,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास कुछ है नहीं तो हमारे पास बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,00,000 यानी कि 4,69,000। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स कुछ है नहीं तो ये हो गया नील। और हमारे पास लेस के अंदर स्टॉक इन ट्रेड था, इसको कंसीडर करने के बाद मैं लिखता हूँ 62,000 नेगेटिव।
और 4,69,000 में से 62,000 जब माइनस करूँगा तो हमारे पास बचेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और वो आएगा हमारे पास 4,07,000। इसमें से टैक्स पेड माइनस कर दूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हमारे पास है नहीं, तो कैश फ्लो हमारे पास जो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो बचेगा हमारे पास 3,37,000, और ये पॉजिटिव है। 3,37,000 पॉजिटिव फिगर है, तो मैं क्या बोलूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमारा पार्ट ए हो गया, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ गया 3,37,000। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 ही ट्रांजेक्शन्स थी और दोनों आउटफ्लो थे। इट मीन्स हमारे पास जो फिगर आएगा दोनों को क्लब करने के बाद 4,07,000, और ये आ रहा है हमारे पास आउटफ्लो नेगेटिव। तो मैं क्या बोलूँगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड हमारे पास आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें 4 आइटम्स हैं, इसमें 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उनको भी कंसीडर कर लेते हैं। 50,000 माइनस का 60,000 और पॉजिटिव के 2 लाख, तो हमारे पास बचेगा लास्ट में 90,000 पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो तीनों एक्टिविटीज़ को हमने कंसीडर कर लिया, तीनों का आंसर आ गया। अब तीनों को क्लब करते हैं, ए बी और सी। तीनों को क्लब करेंगे तो हमारे पास आएगा 20,000। तो मैं क्या बोलूँगा, ये पॉजिटिव है तो बोलूँगा नेट इंक्रीज, अगर होता नेगेटिव तो मैं बोलता नेट डिक्रीज। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20,000, और 20,000 के अंदर जब मैं हमारा ओपनिंग कैश का बैलेंस जोड़ूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस जोड़ूंगा, तो हमारे पास क्लोजिंग ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 1,40,000। ये मैच हो रहा है, इट मीन्स हमारे 6 नंबर पक्के हैं, हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। दिस इज द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने ये कर लिया तो आप मान के चलो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाकी सभी क्वेश्चंस इजी लगेंगे, आप उनको अच्छे से कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन पे पूरा अपना फोकस देना। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, एज यूजुअल जो आपको दी होती है उसका यूज़ करके आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 20,000 वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। क्या कह रहा है, पहले इसको आराम से डिकोड करते हैं। इसमें क्या बोला गया आपको, एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग, जिसकी लागत थी 60,000 और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन था 20,000, तो आप क्या बोलोगे, इसकी रिमेनिंग बुक वैल्यू, आज की इसकी बुक वैल्यू होगी 40,000। और ये जो मशीन है आपने सेल कर दी है एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इट मीन्स आपने इसको हाफ रेट में सेल कर दिया। तो सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस होगा इसका 40,000 का 50%, और वो होगा 20,000। इट मीन्स आपने 40,000 की मशीन 20,000 में सेल कर दी। देयरफॉर आपको होगा लॉस कितने रुपए का, 20,000 का। तो इस एडजस्टमेंट का यूज करते हुए आप बनाओगे मशीनरी अकाउंट, और उसके अंदर ये सारे डिटेल फिल करके जो भी आपके पास आएगा उसका यूज आप करोगे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, एज यूजुअल आप सब जानते हो। इसके अलावा आपको दिया गया है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल असेट्स ₹60,000। इसका मतलब क्या होता है जी, ये है टोटल डेप्रिसिएशन जो आपने इस साल चार्ज किया है, टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और ये कहा जाता है जी, ये जाता है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। तो पहली हमारी एडजस्टमेंट होगी। सेकंड हमारे पास है इनकम टैक्स ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड। ये जो प्रोवाइडेड वर्ड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं इनकम टैक्स पेड की बात कर रहे हैं, जबकि प्रोवाइडेड का मतलब होता है इस साल जो आपने प्रोविजन मेड किया होगा टैक्स का, उसकी बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोविजन मेड
ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ध्यान रखना, आगे से पता होना चाहिए आपको। अगर आपको दिया हुआ है साफ साफ इनकम टैक्स पेड, तो आप इसको कहाँ लेके जाते हो, आप इसको आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में लेस करते हो। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर का जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, जो आपके वर्किंग नोट में जाता होता है, उसकी बात हो रही है। और अगर आपके पास इनकम टैक्स की कोई भी एडजस्टमेंट दी होती है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो इसका हम यूज़ करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने में। थर्ड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, थर्ड जो हमारे पास एडजस्टमेंट है, उसमें बोला गया है हमें एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2021 एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जब आप डिबेंचर्स का और बैंक लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो उस टाइम आपको इन डेट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। आपने कुछ नए डिबेंचर्स को इशू किया है 1 अक्टूबर को, तो आपके इंटरेस्ट में फर्क आएगा। पहले 6 महीने इंटरेस्ट कम होगा और बाद के 6 महीने का इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। सेम वे में बैंक लोन का जो इंटरेस्ट होगा, पहले 6 महीने ज़्यादा आएगा और लास्ट के 6 महीने में उसका इंटरेस्ट कम आएगा, क्योंकि आपने 6 महीने बाद कुछ बैंक लोन रीपे कर दिया होगा। तो इसका आप यूज़ करोगे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट निकालने में, प्लस बैंक लोन का इंटरेस्ट निकालने में। और साथ ही साथ अगर आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा, तो ये आपकी फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। और अगर आपने बैंक लोन रीपे किया होगा, तो ये भी आपकी फाइनेंस एक्टिविटी में माइनस होगा, आउटफ्लो होगा। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन किया है और वो भी 5% प्रीमियम पे। तो जब भी हम हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन करते हैं, तो हमारा फाइनेंस कम होगा, तो हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में शो करेंगे, आउटफ्लो शो करेंगे। प्लस आपने इसको 5% प्रीमियम पे किया है, तो ये भी कहाँ जाएगा, इसका ट्रीटमेंट दो जगह जाता होता है। पहला तो आप इसको फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस करोगे, प्लस आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करते होते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, और इस सिक्योरिटी प्रीमियम में से आपने लेस कर रखा है प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स जो ये प्रीमियम का अमाउंट है, ये प्रीमियम का अमाउंट आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज किया हुआ है, ना कि आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर ये जो प्रीमियम है, ये सिर्फ एक जगह जाएगा, और वो कौन सी जगह होगी, फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस होगा। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ किया है, ना कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ किया होगा। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में हम जो ये प्रीमियम का अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही ट्रीटमेंट करेंगे, और हम इसे फाइनेंस एक्टिविटी में से ही माइनस करेंगे। हम इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड नहीं करेंगे। वापस सुन लो एक बार मैंने क्या बोला। मैं कह रहा हूँ आपको, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस के अंदर हम ये बोलते होते हैं, अगर हमने कोई भी प्रीमियम पे किया है प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्शन पे, तो हम उस प्रीमियम को दो जगह लिखते हैं। पहला फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस करते हैं, और इसके अलावा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करते हैं, ये मानते हुए कि हमने जो ये प्रीमियम पे किया होगा, इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज किया होगा। इस वजह से हम वापस से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में से रिडम्शन का जो अमाउंट है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन है, वो हमने यूज़ किया है। इट मीन्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ नहीं किया होगा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में हम इस प्रीमियम की अमाउंट का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट करेंगे, एंड वो ट्रीटमेंट होगा फाइनेंस एक्टिविटी में से एक बार माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम इसे वापस से ऐड नहीं करेंगे। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो। तो अपने 1 बाय 1 एडजस्टमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अपने लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल रह जाता है। उसके बाद अपने हर आइटम का जो ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते जाएंगे।
तो आओ स्टार्ट करते हैं विद एडजस्टमेंट नंबर 1। हमने सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, बस उसका जो इम्पैक्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है अच्छे से, अब हम वो करने वाले हैं। तो आओ करते हैं विद फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। तो सबसे पहले हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी उसमें लिखा था हमें ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। हमें पता है हमें अब ना इसके लिए मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस मशीन के अकाउंट से जो आइटम्स आएंगी उन आइटम्स का हम ट्रीटमेंट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो आओ बनाते हैं हमारे वर्किंग नोट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि मशीन का अकाउंट। तो आओ बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो नाम हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था इक्विपमेंट, या हम बोल सकते हैं मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। तो सबसे पहले आप जानते हो हमें अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था वो चेक कर लेते हैं अपने एक बार। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 6,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस था हमारे पास 8,60,000। तो आओ इसको अपने अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD। टू बैलेंस BD और वो था हमारे पास 6,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD और वो था हमारे पास 8,60,000। अब पढ़ते हैं हमारे पास एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ था और उस एडजस्टमेंट का यूज़ करके इस अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो आओ पढ़ते हैं। हमें एडजस्टमेंट में बोला था ड्यूरिंग ए पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग थी 60,000 और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन था 20,000। इट मीन्स उसकी आज की बुक वैल्यू है 40,000 और हमने उसे सेल कर दिया था एट 50% बुक वैल्यू। तो आप जानते हो पहले मैं लिखूंगा सेल की अमाउंट बाय बैंक 20,000 प्लस हमें लॉस हो गया तो लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। और इसी क्वेश्चन में इसी एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल असेट्स 60,000। इट मीन्स हमें टोटल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो भी हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 60,000। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेस्ट करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास कुछ ना कुछ बैलेंस आ जाएगा। तो आओ 1 बाय 1 लिखते हैं। पहले लिखूंगा मैं बाय सेल, फिर लिखूंगा मैं लॉस और फिर लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बाय बैंक इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। तो हमने कितने में सेल किया था, हमने सेल किया था 20,000 में। 40,000 की आइटम हमने 20,000 में सेल की थी तो हमें लॉस हुआ था और लॉस के लिए मैं यूज़ करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। कितना लॉस हुआ था, लॉस भी हमें हुआ था 20,000। इसके अलावा हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन गिवन था बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और वो था हमारे पास 60,000। इस तरह से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी एडजस्टमेंट के रूप में मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस अकाउंट का बैलेंस करूँगा और चेक करता हूँ मेरे पास क्या डिफरेंस आता है। तो मैं इसका टोटल करता हूँ, मेरा ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 20 प्लस 60 प्लस 8,60,000। तो इसको जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 9,60,000। इस साइड भी हम कर देंगे 9,60,000 और जो डिफरेंस है वो आएगा यहाँ पर टू बैंक। बैंक का मतलब परचेज, हमने नई मशीन परचेज की होगी और ये हमारे पास बैलेंस इन फिगर आ जाएगा। इसको डिफरेंस को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3,40,000। तो आई थिंक आपको अकाउंट बनाना आता होगा और अगर नहीं आता तो इस क्वेश्चन से आप सीख पाओगे कैसे आप अपने असेट का अकाउंट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। अब हमारा काम है इस अकाउंट से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपने सेल को। तो ये सेल जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, प्लस होगा क्योंकि हमने सेल किया है, हमारे पास पैसा आएगा तो ये हमारा इनफ्लो है।
इसके अलावा बात करें लॉस की, तो लॉस जाएगा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड होता है। ठीक है सर। और अगर बात करें अपने डेप्रिसिएशन की, तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड होता है। अगर बात करें परचेज की, यानी कि जो हमारा बैंक से आउटफ्लो हो रहा है फॉर परचेज, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब पैसा जा रहा है, तो ये माइनस में आएगा। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि मशीन का अकाउंट बना लिया, और जो भी आइटम्स हमारे काम की थी मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अभी ये आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पर जाएगी, तो आओ इसको अपने 1 बाय 1 पोस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो मैंने सेल किया था, तो वहाँ लिखूंगा सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। और कितने में सेल किया था मैंने इसको, 20,000 में। ये एक पॉजिटिव फिगर है क्योंकि ये इनफ्लो है। इसके अलावा मैंने परचेज किया था, जो मैंने बैलेंस करके निकाला था, परचेज ऑफ मशीनरी, और वो बैलेंस करके अमाउंट आया था मेरे पास 3,40,000। और ये आउटफ्लो है, इसलिए ये नेगेटिव फिगर शो होगा। इसके अलावा 2 आइटम्स और थी जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होने वाली थी, तो आओ उसको भी अपने लिख देते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस में हमने आइडेंटिफाई किया था। पहली आइटम थी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, और लॉस था हमें 20,000 का। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, और वो था 60,000। इस तरह से मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि जो मैंने मशीन अकाउंट बनाया था उनसे आइटम्स को आइडेंटिफाई किया, और उन आइटम्स को मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1 बाय 1 पोस्ट कर दिया। तो आई थिंक हमारी जो पहली एडजस्टमेंट है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारी सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट थी इनकम टैक्स, ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड। और मैंने बोला था आपको प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में जो आपने टैक्स का प्रोविजन क्रिएट किया, ये उसकी बात कर रहा है। और जब भी हमारे पास टैक्स की कोई भी एडजस्टमेंट आती है ना, तो हमारा काम होता है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आओ बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने से पहले पता होना चाहिए हमारा ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस BD 40,000 और टू बैलेंस CD 50,000 इन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो आओ इसको लिखते हैं। तो आओ बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हो हर अकाउंट में क्या होता है, हर अकाउंट के अंदर अपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को सबसे पहले लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस BD मतलब ओपनिंग बैलेंस, और वो था 40,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, और वो गिवन था हमें 50,000। तो आओ अब एडजस्टमेंट में जो बात बोली है उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एडजस्टमेंट में हमें बोला था इनकम टैक्स ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा हमारे क्रेडिट साइड के अंदर, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और ये कहाँ से आता होता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे दिया था हमें 45,000। तो इस तरह से मैं इस अकाउंट का अब बैलेंस निकाल सकता हूँ। 40 + 45,000 तो आ गया हमारा 85,000। सेम वे में यहाँ पे भी आएगा 85,000, और बैलेंस निकलेगा टू बैंक, और बैंक का मतलब टैक्स पेड। ये कैसे निकलेगा, बैलेंस इन फिगर, ये हमने खुद ने निकाला बैलेंस करके, और ये आएगा अपने पास 35,000। तो लो जी, हमने प्रोविजन फॉर
टैक्स अकाउंट बना लिया। अब इस अकाउंट को बनाने का बेनिफिट क्या है, जो आइटम्स हमारे कैश फ्लो स्टेट में जाएंगी हम उसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहली आइटम हमारे पास जो आ रही है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, यानी कि इस साल का प्रोविजन, और ये जाएगा हमारे वर्किंग नोट के अंदर। आपको पता होना चाहिए जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए जो वर्किंग नोट बनाते हैं वहाँ पे जाता होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कौन से वाला, करंट ईयर वाला। और आप जानते हो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इस साल का जो प्रोविजन हमने बनाया वो करंट ईयर का ही होता है और ये जाएगा हमारे वर्किंग नोट के अंदर। तो लो जी, ये वाला आइटम हमारा हो गया। सेकंड है हमारे पास इस अकाउंट में टैक्स पेड। आपको पता होना चाहिए टैक्स पेड हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल नीचे नीचे लास्ट में आता होता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। तो आओ फटाफट इन दोनों आइटम्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम पोस्ट कर देते हैं। तो पहली बात करते हैं अपने इसकी, जो हमारे वर्किंग नोट में जाएगा, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। तो आओ लिखते हैं इसे। तो ये है हमारा वर्किंग नोट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और वो था हमारे पास 45,000। और दूसरी आइटम थी हमारे पास टैक्स पेड, और वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में माइनस होने के लिए। तो आओ लिखते हैं अपने टैक्स पेड। तो लो जी, टैक्स पेड, और वो था 35,000 नेगेटिव, क्योंकि लेस होगा। तो आई थिंक आपको सेकंड एडजस्टमेंट भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं अपने थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2021 एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। तो आपको मैंने बताया था इसमें क्या होगा, जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो उसमें इस डेट का इफेक्ट आएगा, तो एक बार उसका आप ध्यान से ट्रीटमेंट करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिबेंचर्स पहले कितने थे और बाद में कितने हो गए, बैंक लोन पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। तो आओ देखते हैं अपने। तो ये रहे हमारे पास 8% डिबेंचर्स, पहले ये 1,50,000 थे और बाद में 2,60,000 हो गए। मैंने 1,10,000 रुपए के नए डिबेंचर्स को इशू किया होगा और वो मेरी फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर आएगा, ये इनफ्लो है। ठीक है सर। इसके अलावा बात करें अपने, तो ये दिया हुआ है हमें 8% बैंक लोन। ये पहले था 50,000 और बाद में हो गया 40,000। इट मीन्स अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, इट मीन्स मैंने अपना बैंक लोन रीपे किया है, 10,000 रुपीज़ मैंने रीपे कर दिए। तो ये मेरे फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा क्योंकि ये आउटफ्लो है। इसके अलावा जो बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है 8% डिबेंचर्स और 8% बैंक लोन। ये इनहेरेंट होता है, ये छुपा हुआ होता है, अपने एंड से इसका इंटरेस्ट निकालना। चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, जब भी आपके पास डिबेंचर्स आ जाएं, जब भी आपके पास बैंक लोन आ जाए, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो खुद के एंड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं किस तरह से आप इन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट करोगे और किस तरह से आप इस बैंक लोन का ट्रीटमेंट करोगे। तो आओ देखते हैं, लेट्स सी। तो देखो जी, सबसे पहले अपने बात करते हैं 8% डिबेंचर्स की। ये शुरू में मेरे पास 1/4/2021 में हमारे पास थे 1.5 लाख रुपए के, और लास्ट में 31/3/22 ईयर एंड होने तक हमारे पास ये हो गए हैं 2,60,000 रुपये के। तो ये पक्की बात है मैंने नए डिबेंचर्स को इशू किया होगा, और क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में हमें पहले से दिया भी हुआ है कि हमने 1 अक्टूबर 2021 को एडिशनल डिबेंचर्स को इशू किया है। तो इस बात से मैं जान सकता हूँ, मुझे पता है, इस बात का मतलब है मेरी फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर मैं इसे प्लस करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, मेरे पास पैसे का इनफ्लो हुआ है। तो पहला एडजस्टमेंट तो ये हो गया, मैं लिखूंगा इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ₹1,10,000। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, मोस्टली बच्चे इसको सोच नहीं पाते, वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो वो किस तरह से निकलेगा, आओ देखते हैं अपने। शुरू में मेरे पास 1,50,000 रुपये के डिबेंचर्स थे और वो 1 अक्टूबर तक सेम रहेंगे क्योंकि वहाँ तक कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स पहले 6 महीने के लिए मैं 1.5 लाख डिबेंचर्स पर क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो मैंने पहले निकाल लिया 1.5 लाख का 8% 6 महीने के लिए, और वो आ गया 6,000। सेम वे में 1 अक्टूबर से 31/3/22 तक मेरे डिबेंचर्स इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इस डेट को मैंने एडिशनल डिबेंचर्स को इशू किया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे डिबेंचर्स रहेंगे वो रहेंगे 2,60,000।
तो मुझे अब ध्यान से देखना है, अगले 6 महीने के लिए मैं 2,60,000 पर 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 10,400। तो पहले 6 महीने में इंटरेस्ट आया 6,000 और बाद के 6 महीनों में इंटरेस्ट आया 10,400। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 16,400। और आपको पता होना चाहिए जो इंटरेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है वो दो जगह जाता होता है। पहला तो मैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस करूँगा, मैं इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता हूँ और इसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करूँगा। मैं लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स 16,400। और इसके अलावा मैं इसको सेकंड इसका जो ट्रीटमेंट करूँगा वो करूँगा फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस करूँगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पे किया है और जब भी मैं अपने फाइनेंस के ऊपर कोई भी कॉस्ट पे करता हूँ तो मेरा आउटफ्लो होता है। तो मैं इसे लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स 16,400 इन फाइनेंस एक्टिविटी, और ये मेरा आउटफ्लो है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह से आपने 8% डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आपको पता है आपने एडिशनल डिबेंचर्स को इशू किया है तो आपके फाइनेंस एक्टिविटी में प्लस होगा। साथ ही साथ आपको इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कम आएगा और बाद के 6 महीने में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने नए डिबेंचर्स को 6 महीने के बाद इशू किया था। तो टोटल आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 16,400। और इसका भी डबल इम्पैक्ट आता होता है। पहला तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और साथ ही साथ ये फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस होगा। नाउ वी विल सी 8% बैंक लोन का क्या करना है। 8% बैंक लोन के बारे में आपको क्वेश्चन ने बोला था अभी हमने 1 अक्टूबर 2021 को बैंक लोन रीपे कर दिया और वो अमाउंट थी 10,000 की। तो आओ इसको देखते हैं अपने किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग में 1 अप्रैल 21 को बैंक लोन था 50,000 का और क्लोजिंग में ये शो कर रहा था 40,000। इट मीन्स मैं जानता हूँ मैंने रीपे किया होगा, और कितना रीपे किया होगा 10,000। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में साफ साफ बोला है आपने जो बैंक लोन रीपे किया है वो आपने 1 अक्टूबर 2021 को किया है। तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? पहला इम्पैक्ट तो आएगा ये हमारे फाइनेंस एक्टिविटी के ऊपर। वहाँ पे मैं ऐसे माइनस करूँगा क्योंकि मैंने बैंक लोन रीपे कर दिया, मैंने फाइनेंस वापस दे दिया, तो ये मेरा आउटफ्लो हो गया। ये बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट था। ये ट्रीटमेंट मोस्टली बच्चे सही करके आते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट की वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो आओ देख लेते हैं किस तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। तो बात करते हैं अपने, हमारे पास शुरू में बैंक लोन था 50,000 और 1 अक्टूबर तक तो वो रहेगा 50,000, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मैं पहले 6 महीनों के लिए 8% के हिसाब से 50,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा मेरे पास 2,000। सेम वे में मैं अगले 6 महीनों के लिए ओनली 40,000 पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करूंगा एंड द इंटरेस्ट इज 1,600। तो टोटल मेरा जो इंटरेस्ट आएगा पहले 6 महीनों का 2,000 और अगले 6 महीनों का 1,600। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 3,600। इसका भी ट्रीटमेंट सेम आएगा जैसा ट्रीटमेंट हमने डिबेंचर्स के लिए किया था इंटरेस्ट का। ये भी दो जगह जाएगा, एक तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, इसके अलावा ये फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस होगा। तो आई थिंक आपको जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस आइटम्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पेस्ट कर देते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे लिखना है अपनों ने इसको। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, क्योंकि मैंने एडिशनल डिबेंचर्स को इशू किया था। इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, और वो था मेरे पास, मैंने कितने के इशू किए थे? 1,10,000 रुपये के, और ये मेरा इनफ्लो है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा मैंने बैंक लोन का रीपेमेंट किया था, तो रीपेमेंट ऑफ 8% बैंक लोन, और मैंने कितना रीपे किया था? मैंने रीपे किया था 10,000, और ये रीपे किया है तो मेरा ये आउटफ्लो है, ये नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट दो जगह आएगा, दोनों का इंटरेस्ट दो दो जगह आएगा। तो पहले बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स, और टोटल इंटरेस्ट था मेरे पास
16,400 और ये मेरा आउटफ्लो है, इसलिए ये नेगेटिव शो होगा। इसके अलावा बात करें बैंक लोन के इंटरेस्ट की, तो वो भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन, और वो हमने निकाला था 3,600 यानी कि 3600, और ये भी मेरा आउटफ्लो है, इसलिए नेगेटिव आएगा। मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट दो जगह आता है, तो ये दोनों इंटरेस्ट और कहाँ जाएंगे, ये दोनों इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी प्लस होंगे। तो आओ लिखते हैं उसे। पहले लिखता हूँ मैं इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स, और वो था हमारे पास 16,400। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन, और वो था मेरे पास 3600, 3,600, तो मैंने इसको भी लिख दिया। तो आई थिंक आपको जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन की लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट देखनी है, जो थोड़ी सी टिपिकल है और थोड़ी सी नॉलेजेबल है। तो आओ देखते हैं अपने। लास्ट एडजस्टमेंट आपको बोली है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिंपली बात करूं तो मैं चलता हूं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, और वहां पे लिखा है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स पहले मेरे पास थे 3 लाख रुपए के और बाद में हो गए 2 लाख रुपए के। तो इट मीन्स अगर मैं इसका सिंपल ट्रीटमेंट लेके आऊँ तो मैं बोलूँगा मैंने अपना फाइनेंस वापस कर दिया, तो मैं बोलूँगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख। ये तो पक्की बात है, आएगा ही आएगा। इसके अलावा बात करें तो आपको बोला है आपने एक्स्ट्रा 5% प्रीमियम भी पे किया है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा 5% प्रीमियम पे किया है तो 1 लाख का 5% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 5,000। इट मीन्स आपने 5,000 एक्स्ट्रा पे किया है, और वो 5,000 कहाँ जाएगा, एक तो फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस होगा, 100% माइनस होगा। इसके अलावा वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ऐड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पहले अच्छे से बता दिया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो आओ देखते हैं ये ऐड क्यों नहीं होगा। लो जी, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अपने बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में हमारे पास थी 3 लाख रुपए की, और क्लोजिंग में वो शो हो रही थी 2 लाख रुपए। इट मीन्स ये तो कंफर्म्ड है कि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन किया होगा, और कितना रिडम्पशन किया है, वो हमने रिडम्पशन किया है 1 लाख, क्योंकि पहले थी 3 लाख और बाद में हो गई 2 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 लाख। इट मीन्स हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन किया 1 लाख से। प्लस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में आपको बोला गया कि आपने इसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे किया है, तो वो भी क्या आएगा, आप बोलोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एट द रेट 5%, तो 1 लाख का 5% होता है 5,000। इट मीन्स आपने टोटल 1,05,000 रुपये का फाइनेंस वापस कर दिया, तो ये आपके फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस होगा। अब जो सीखने वाली बात है वो देखते हैं अपने। नॉर्मली अगर अपने बात करें तो ये जो 5,000 हैं, जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये कहाँ जाता है जी, ये दो जगह जाता होता है। एक तो जाएगा आपके फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस होने के लिए, और इसके अलावा नॉर्मल केस के अंदर ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है जो अमाउंट प्रीमियम का है वो आपने सेट ऑफ किया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार आप वापस देख लो, आपकी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है। आपको बोला गया है, देखो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 10,000, और उसमें से आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ किया है, वहाँ से आपने पैसा यूज़ किया है। तो इट मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से इसे राइट ऑफ नहीं किया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में से आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को यूज़ नहीं किया होगा। तो अगर आपने वहाँ से इसका पैसा राइट ऑफ ही नहीं किया, तो आप इसे वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड क्यों करोगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो फाइनेंस एक्टिविटी में से ही माइनस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस से आप इसे ऐड नहीं करोगे। तो एक बार आप देखो, अगर मैं आपको ये सिनेरियो पूरा एंट्री के थ्रू समझाऊं तो कैसे समझोगे आप। देखो, अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है तो मैं क्या बोलूँगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख प्लस
प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 5000, तो मेरा टोटल आउटफ्लो कितना हो गया? टोटल आउटफ्लो हो गया मेरा 1,05,000। तो ये कहाँ जाएगा जी? ये जाएगा मेरे फाइनेंस एक्टिविटी में माइनस होने के लिए। प्लस एक खास बात और, ये जो हमारा एक्सपेंस होता है प्रीमियम ऑन रिडम्शन, इसे हम नॉर्मली किससे राइट ऑफ करते आ रहे हैं? इसे हम राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ बोला गया है, बैलेंस शीट के अंदर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, और एज पर सेक्शन 52 अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से प्रीमियम ऑन रिडम्शन का अमाउंट राइट ऑफ किया है, तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस को ना यूज़ करके आप बोलोगे SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। तो इस वजह से मैं ये जो फाइनेंस का अमाउंट है 5000, इसे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक इतनी डिटेल में आपको समझाने के बाद अब आपके दिमाग में आ गया होगा अभी ये क्वेश्चन खास क्यों है, इस क्वेश्चन में ये जो प्रेफरेंस वाली एडजस्टमेंट है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए, और मैं लिखूंगा अपने फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर इन दोनों का ट्रीटमेंट। एक तो मैंने रिडम्शन पे किया प्लस मैंने प्रीमियम जो पे किया, उन दोनों को, तो टोटल 1,05,000 मेरे फाइनेंस एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। तो आओ लिखते हैं। तो लो जी, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और वो था 1,00,000, और मैंने रिडम्शन किया है तो इट मीन्स ये मेरा आउटफ्लो है, और आउटफ्लो हमेशा नेगेटिव होता है। इसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये खास बात थी, और ये भी पता है आपको यहाँ पे तो आएगी ही आएगी, और वो कितना था? 5,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया। इसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा। नॉर्मल केस में अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम ना दिया होता तो उस केस के अंदर मैं इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर भी ऐड करता, लेकिन अब नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो आओ, अब हमारी चारों एडजस्टमेंट अच्छे से हो गई हैं, पूरा क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से एडजस्टमेंट को कर लिया। अब चलते हैं रिमेनिंग आइटम्स पर, 1 बाय 1 उसकी पोस्टिंग करते हैं, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 था, तो एक बार देख लेते हैं नोट नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ था। तो हमारे लिए ये वाली अमाउंट तो किसी काम की है नहीं, हमें जाना पड़ेगा नोट नंबर 1 पर। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पहले थी 4.5 लाख और बाद में हो गई है 5.5 लाख। इट मीन्स हमने नए शेयर्स को इशू किया होगा, तो मैं इसे फाइनेंस एक्टिविटी में लिखूंगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। प्लस इस क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ था 10,000, तो हमें पता होना चाहिए ये किसके साथ आएगा। ये जब हमने हमारे इक्विटी शेयर्स को इशू किया होगा तब उसके साथ ही आया होगा, तो इसे भी मैं लिखता हूँ उसी के अंदर। तो मैं बोलूँगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, 1,00,000 रुपये कैपिटल प्लस 10,000 SPR, तो टोटल मेरे पास इनफ्लो आएगा 1,10,000 का। तो आओ इसको लिखते हैं अपने, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स तो कितना था? 1,00,000 तो हमारे पास फेस वैल्यू आई है, प्लस 10,000 जो हमें दिया हुआ था SPR, तो वो भी आएगा। तो टोटल मेरे पास कितना आएगा जी? 1,10,000। तो लो जी, पहली अपनी आइटम हो गई है इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसका ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है वाया एडजस्टमेंट, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर। नेक्स्ट आइटम में हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, और उसका नोट नंबर 2 है, तो इट मीन्स ये वाली अमाउंट हमें किसी काम की नहीं है, हम इसे कट कर देते हैं। तो चलते हैं नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 में हमें बोला गया है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। इसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका भी हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। आगे दिया हुआ है रिजर्व, जनरल रिजर्व, जो पहले था 1,20,000 और बाद में हो गया 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोलते हैं अपने ट्रांसफ़र टू रिजर्व, और ये कहाँ जाता होता है जी? और ये जाता है हमारे वर्किंग नोट के अंदर। तो आओ लिख देते हैं अपने ट्रांसफ़र टू रिजर्व।
तो ये रहा हमारा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व और ये कितना आएगा हमारे पास 1.5 लाख से 1,20,000, मतलब करंट ईयर में था 1.5 लाख और प्रीवियस ईयर में था 1,20,000। तो ट्रांसफ़र कितना हुआ, इट मीन्स ट्रांसफ़र हुआ 30,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास था सरप्लस, दैट मीन्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा और वो कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और ये हमारे वर्किंग नोट में सबसे ऊपर आता होता है। तो आओ लिखते हैं 1,50,000 माइनस 1,40,000 माइनस का, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा 1,50,000 माइनस का 1,40,000। तो ये कितना प्रॉफिट आएगा इस साल का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा टोटल प्रॉफिट 2,90,000। तो ये वाली आइटम भी हमने कंसीडर कर ली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर्स, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8% बैंक लोन, ये भी हमने पहले कर लिया है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड पेबल, जो थे पहले 1,10,000 और बाद में हो गए हैं 1,20,000, और जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। तो आओ उसको देखते हैं। तो मैं इसको ऐड करता हूं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ट्रेड पेबल, और वो कितना था जी, और वो था 10,000। लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम हमारे पास थी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और इसका नोट नंबर 3 है, तो हमारे लिए ये वाली अमाउंट किसी काम की नहीं है। आओ चलते हैं नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया, तो ये वाला पॉइंट भी हो चुका। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वाला काम भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आइटम है इनटेंजिबल असेट्स, और वो दिया हुआ है गुडविल, पहले थी 40 और बाद में हो गई है 50। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 25,000, और ये जाएगा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर में प्लस होगा। तो आओ लिखते हैं इसको अपने, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, और वो कितना था 25,000। तो लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो पहले थी 80 और बाद में हो गई थी 1,20,000। इट मीन्स हमने नई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया होगा, और ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो आओ लिखते हैं अपने, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने रुपये था जी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000। तो ये हमने परचेज किया है, तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया, इसलिए नेगेटिव शो होगा। लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो इम्पोर्टेंट आइटम है, मैंने आपको बता रखा है। करंट इन्वेस्टमेंट इज़ द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप कह सकते हो इसको कट करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में इसे क्लब कर सकते हो। तो आओ उसको क्लब करके लिख देते हैं। हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होगा 15 + 25, तो ये हो गया हमारे पास 40,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सेम वे में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का करंट इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा जी, और वो आएगा 1,40,000। तो लो जी, जब मैं इसे लास्ट में पोस्ट करूंगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा 140,000। लो जी, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इन्वेंट्रीज है, पहले 1,00,000 रुपए की थी और बाद में हो गई है 1,95,000। और जब भी हमारे करंट असेट्स बढ़ते हैं तो मैं उसे माइनस करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। तो आओ लिखते हैं इन्वेंट्रीज, और कितना इसमें माइनस होगा 95,000। तो लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, जो पहले थी 2,00,000 और अभी भी 2,00,000, तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। लास्ट आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल लास्ट में आता है।
तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमने कर रखा है आइडेंटिफाई 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000। तो आओ इसको भी हम लिख देते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल लास्ट में। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा आफ्टर एडिंग 5,000 तो वो आएगा 1,30,000। मैंने गलती से 1,40,000 बोल दिया, ये आएगा 1,30,000। तो आओ इसको पोस्ट कर देते हैं। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग वो है 40,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस इट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड और वो है 1,30,000। तो लो जी, हमने क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। सारा क्वेश्चन जितनी भी आइटम्स थी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी, हमने सब कुछ देख लिया। तो अब काम करते हैं इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करने का और चेक करते हैं क्या हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया या कोई मिस्टेक रह गई है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे वर्किंग नोट को क्लोज। तो आओ देखते हैं उसमें क्या कुछ आ रहा है। वर्किंग नोट में हमारे पास सिर्फ 3 ही आइटम्स थी, तो इन 3 आइटम्स को आपस में प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3,65,000, 3,65,000। और ये जो हमारा आंसर आया वर्किंग नोट का, ये जाएगा सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो आओ लिखते हैं 3,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3,65,000। तो लो जी, ये हमने लिख दिया। अब करते हैं अपने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम ख़त्म। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन सब आइटम्स को अपने क्लिक करते हैं, इन सब को जोड़ते हैं तो आएगा 20 + 60 + 16,400 + 3,600 + 25,000। तो ये आएगा 1,25,000। तो लो जी, 3,65,000 + 1,25,000 करने के बाद हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो कुछ है नहीं, तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,90,000। तो लो जी, आ गया 4,90,000। अब इसमें ट्रेड पेबल 10,000 ऐड कर देते हैं और इन्वेंट्रीज 95,000 लेस कर देते हैं। तो इन दोनों को कंसीडर करने के बाद हमारे पास आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 4,05,000। तो लो जी, ये भी हो गया। अब टैक्स पेड है, इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी नहीं है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी नहीं है। तो 4,05,000 में से 35,000 लेस करने के बाद मेरे पास आएगा 3,70,000 जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होता है तो मैं बोलता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो पहला अपना ए पॉइंट हो गया और उसका आंसर आया 3,70,000। अब देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन्स थी। इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को नोट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3,65,000 और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव हमारे पास ज़्यादा है। तो मैं लिखूँगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो लो जी, हमारा बी पॉइंट भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें है 1,10,000 माइनस में 10,000 माइनस 16,400 माइनस 3,600 माइनस 1,00,000 माइनस 5,000 और पॉजिटिव 1,10,000। तो इन सबको कंसीडर करने के बाद मेरा जो आएगा फाइनल आंसर वो आएगा 85,000। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बोलूँगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। लो जी, ए बी और सी तीनों का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं तीनों को क्लब करने के बाद हमारे पास नेट इंक्रीज़ आता है या डिक्रीज़। तो इन तीनों को कंसीडर करने के बाद मेरे पास आएगा 90,000। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बोलूँगा नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अब मैं इसमें ऐड करके देखता हूँ 90,000 के अंदर जब मैंने 40,000 को ऐड करा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 1,30,000। इट मीन्स मेरे 6 नंबर पक्के हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।